चलो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोग बॉन्ड एंगल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। हाँ, समझाना बाकी था तो है ना। थर्ड फैक्टर आपको लिखा दिया था, थर्ड मतलब फोर्थ फैक्टर आपको लिखा दिया था ईएन वाला, सेंट्रल एटम के ईएन वाला। जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा, ये पॉइंट आपको लिखवाया था। अब उस पॉइंट पे एक बार डिस्कशन कर ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ऑर्डर तो मैंने लिखवा दिया था खैर आपको। मैंने आपको बोला था कि जो सेंट्रल एटम वाला फैक्टर है, या इसके बाद आज जो हम पढ़ेंगे साइड एटम वाला फैक्टर है, ये तभी लगेगा बेटा जब सेंट्रल एटम के पास कम से कम एक लोन पेयर होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। क्यों लोन पेयर होना जरूरी है, समझने की कोशिश करें। एक मॉलिक्यूल हमने लिया था NCl3, और उसी के एंड में जो मॉलिक्यूल हमने लिया था वो लिया था BiCl3। इन दोनों को मैं बता दे रहा हूँ एक्सट्रीम मॉलिक्यूल से। हाइब्रिडाइजेशन जब इनका निकाला गया तो इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन आएगा बेटा sp3। ध्यान सुनते जाना। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आया तो बेटा सेंट्रल एटम ने अपने आसपास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार करे? 4। वो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल पहले से स्पेस में एक अरेंजमेंट बना के आएंगे, और वो अरेंजमेंट कितने एंगल पे होता है? 109.5 डिग्री। तो ये एंगल होना चाहिए, एंगल भी होना था 109.5। मान लो यहां पर Cl आया, यहां पर भी Cl आया, बाई चांस होता, और यहां पर भी एक बॉन्ड पेयर होता, और यहां पर भी एक बॉन्ड पेयर होता। ध्यान सुनना। और अभी ये 109.5 पे, अगर ये सभी 109.5 पे हैं और यहां पर कोई लोन पेयर नहीं है, तो एक बात बताओ, यहां पर कितने टाइप के रिपल्शन लग रहे हैं? लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। कौन सा रिपल्शन लग रहा है? लोन पेयर है नहीं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर है नहीं, सिर्फ बॉन्ड पेयर बॉन्ड। क्या चारों बॉन्ड पेयर आइडेंटिकल है या नहीं है बेटा? है। तो जितना ये इसको धक्का देगा उतना ही इसको धक्का देगा, उतना ही इसको धक्का देगा, उतना ही इसको धक्का देगा। सारे धक्के बराबर, सारे एंगल बराबर। बताइए एंगल कितने पे रह जाता? 109.5। यहां पर भी पहले से 109 पे बन के आए। अगर लोन पेयर नहीं है तो सारे रिपल्शन सेम है, क्योंकि सारे बॉन्ड पेयर आइडेंटिकल है। तो सारा जितना ये इसको रिपेल करेगा उतना ही इसको करेगा, उतना ही इसको करेगा, उतना ही इसको करेगा। और सारे रिपल्शन बराबर, सारे एंगल बराबर होंगे, और सारे एंगल बराबर होंगे तो कितने के होंगे? 109.5। ये दोनों का एंगल अभी क्या दिखेगा? बराबर दिखेगा, भले सेंट्रल एटम कुछ भी हो, भले साइड एटम कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि ये रेगुलर ज्योमेट्री है। लेकिन लोन पेयर होना क्यों जरूरी था EN-VN लगाने के लिए? अब उस पर आते हैं। बाई चांस यहां पर साइड एटम ना आके लोन पेयर आ जाए, और साइड एटम ना आके लोन पेयर आ जाए, तो अब इसमें जो रिपल्शन है वो आइडेंटिकल नहीं है। रिपल्शन कौन सा? ये वाला। कौन सा? ये वाला। तो ये लोन पेयर क्या करेगा? धक्का देगा। अब ये जो बॉन्ड पेयर 109.5 पे, इनके को 109.5 से पास आना पड़ रहा है मजबूरी में, और जितना इनको होना देंगे, अब ये एक दूसरे को, और अब ये रिपेल करना चालू करेंगे, तो अब इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खेल दिखाएगी बेटा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा है कहां कम है। एक बात बताइए, एंगल हमेशा, मैं आपको पहले बता चुका हूं बॉन्ड लेंथ के टाइम पे, एंगल हमेशा कहां बनता है? साइड एटम पे बनता है या सेंट्रल एटम पे बनता है? सेंट्रल एटम पे बनता है। सेंट्रल एटम की डेंसिटी मायने रखती है, साइड एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना मैटर नहीं करती है जितना सेंट्रल एटम की डेंसिटी करती है। क्योंकि बॉन्ड बोली थी, किन्हीं भी दो साइड एटम के पास अपना रिपल्शन कम करने का 2 तरीका होता है, या तो एंगल बढ़ा लो या लेंथ बढ़ा लो। इसीलिए सेंट्रल एटम कहां जाएगा? वो कहीं नहीं जा सकता, इसीलिए उसका रिपल्शन मैटर करता है। अब आप बताओ, अगर सेंट्रल एटम और सेंट्रल एटम की बात कर रहा हूं, यहां सेंट्रल एटम का EN ज्यादा है, और यहां पर सेंट्रल एटम का EN क्या है बेटा? कम। अगर सेंट्रल एटम का EN ज्यादा है तो बताइए इसमें जो सेंट्रल एटम पे डेंसिटी होगी और इसमें जो सेंट्रल एटम की डेंसिटी होगी, दोनों अलग अलग होगी। यहां पर सेंट्रल एटम पे डेंसिटी ज्यादा उसके मुकाबले, और वहां पर सेंट्रल एटम की डेंसिटी कम इसके मुकाबले। अब जब लोन पेयर धक्का देगा तो क्या ये डेंसिटी एक दूसरे को पास आने देगी? क्या नहीं। लेकिन क्या ये डेंसिटी एक दूसरे के पास आना थोड़ा बहुत अलाउ कर देगी? यस। इसका मतलब है ये पास आ जाएंगे, पास आ जाएंगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम। जबकि ये पास नहीं आएंगे तो इनका बॉन्ड एंगल क्या होगा? ज्यादा।
तो आप देखिए रिलेशन वही निकल के आ रहा है जो लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर सेंट्रल एटम का ईएन ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, और अगर सेंट्रल एटम का ईएन कम है तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम। पर ये कारनामा तभी होगा जब लोन पेयर होगा। अगर लोन पेयर नहीं होता, कोई भी सेंट्रल एटम होता, कोई भी साइड एटम होता, एंगल इसका भी 109.5 आ रहा था, एंगल उसका भी 109.5 आ रहा था। इसलिए लोन पेयर होना जरूरी, क्योंकि वही पास लाएगा तब इनकी डेंसिटी मैटर करेगी। अगर लोन पेयर ही नहीं है फिर इनकी डेंसिटी मैटर ही नहीं करती है। चलिए, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो पॉइंट देखा था उसको मैंने लिखा, इसको रीजन लिखा देता हूं मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में, आपको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रीजन में सबसे पहले आप देखेंगे बेटा साइज ऑफ सेंट्रल एटम, और आपको बोला था साइज ऑफ सेंट्रल एटम कम है तो ईएन ऑफ सेंट्रल एटम क्या हो जाएगा, ज्यादा। ईएन ऑफ सेंट्रल एटम ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सेंट्रल एटम भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सेंट्रल एटम। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको दिखाई जा रही है टुवर्ड्स सेंट्रल एटम, ये कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेटा, बॉन्ड पेयर की डेंसिटी की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि लोन पेयर की डेंसिटी यहां नहीं देख रहे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सेंट्रल एटम ज्यादा, अगर टुवर्ड्स ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रिपल्शन भी ज्यादा होगा एट सेंट्रल एटम, और अगर ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ये कंडीशन बनके आ जाती है। किसकी तरफ आई? अरे बॉन्ड पेयर की तो बात कर रहे हैं, बॉन्ड पेयर रिपल्शन की बात हो रही है, लोन पेयर की नहीं हो रही है। हम किसके रिपल्शन की बात कर रहे हैं, बॉन्ड पेयर जब एक दूसरे को धक्का देंगे तो एक दूसरे से टूट जाएंगे तो एंगल जा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन की बात हो रही है। कोई 2-4 दिन लग जाते समझने में, सारे कमरे एक जैसे दिखते शुरू हो जाएंगे, तुम्हारे जैसे ये भी इनमें से। अभी तो बिल्डिंग देखना है बस, 1 साल तो बिल्डिंग देखेंगे। 2-3 साल बाद समझ आया पंडा कैसे होता। हाँ, अगली बार देखें टीचर कैसा, सही बात है। तो 2-3 साल बाद पता चलेगा इनको कि 15 दिन बाद नहीं समझ आना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे तब जाके फिर सिलेक्शन होगा इनका। अभी हाँ, बहुत बढ़िया, यस, आई लाइक इट। आई लाइक इट बोला, आई लाइक हिम नहीं बोला। ग्रामर भी खराब है तुम्हारी। इसीलिए तुम्हारे आधे क्वेश्चन गलत होते हैं। क्वेश्चन पेपर में एग्जामिनर क्या पूछता, हम तो जो आता है हम तो वही कर जाए। हाँ वही, ज्यादा बने हुए हैं। चलिए, अब आगे बात करते हैं बेटा इस रीजन के बाद। जो हमने अभी फोर्थ फैक्टर लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, उसी के 2 और एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। वो 2 एग्जांपल क्या है,
सपोज आपको ग्रुप 15 राइट्स में बॉन्ड एंगल के बारे में क्वेश्चन दिया गया, तो सॉल्व करेंगे, वो समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, आपको बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बनाना है। अभी मैंने वैल्यू लिख दिया, अभी वैल्यू को आप भूल जाइए, अपन लोग नॉर्मल ऑर्डर से सॉल्व करते हैं क्योंकि वैल्यू हमें याद नहीं करनी। आइए यहां पर सबसे पहले सपोज NH3 PS3 AS3 HBS3 BIS3 बॉन्ड एंगल बोला और इस सब में बॉन्ड एंगल बोला, आपको निकालेंगे 5 + 3 8 और सारे सेम ग्रुप के ही है तो सबका हाइब्रिडेशन एक जैसा आएगा। 8 का हाफ किया 4 4 4 4, सबका हाइब्रिडेशन sp3 है। 6 + 2 8, 6 + 2 8 और 8 का हाफ किया कितना आएगा 4, सभी का हाइब्रिडेशन 4 sp3 4 sp3 आ रहा है नॉर्मल। इसके अलावा जब हाइब्रिडेशन सेम हो जाए, आपने देख लिया डी ऑर्बिटल नहीं आ रहा है, डी ऑर्बिटल आता तो स्ट्रक्चर, नहीं आ रहा है तो फैक्टर। पहला हाइब्रिडेशन इज सेम। सेकंड फैक्टर लोन पेयर 1 1 1 1 1, हाइब्रिडेशन सेम, लोन पेयर है और इक्वल है। अब बॉन्ड पेयर रिपल्शन देखेंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, मतलब टाइप ऑफ बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी सेम। अब देखते हैं सेंट्रल एटम अलग है, और मैंने बोला था सेंट्रल एटम का जब क्वेश्चन आता है आपको डाउन द ग्रुप का दिया जाएगा और आपको सॉल्व कैसे करना है कि डाउन द ग्रुप जाने पर जनरली EN कम होता है। अगर EN कम हो रहा है सेंट्रल एटम का तो बॉन्ड एंगल भी कम होगा। तो आप देखिए बॉन्ड एंगल डिक्रीज, यही ऑर्डर एग्जाम में बनाना है आपको, बन के भी आ जाएगा। अगर आपको ये एंगल सेम दिख रहे तो इनमें डेसिमल में जब आप जाएंगे तो ये एंगल बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ही होता है परफेक्टली। अब ये तो ऑर्डर बनाने की बात हुई। अब इसमें एक खास बात हमें करनी है और वो आता है बेटा ड्रैगोस रूल, जिसको हम लोग बोलते हैं नो हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान सुनिएगा, ध्यान समझिएगा। एक्चुअल में बॉन्ड एंगल डिक्रीज तो हो रहा है, लेकिन आप देखिए ये दोनों जो मॉलिक्यूल है इनका सबका हाइब्रिडाइजेशन, अभी मैंने क्या बोला था, sp3 आता है। sp3 का बॉन्ड एंगल आइडियली कितने का होता है बेटा, 109.5। अगर इनमें सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता तो जैसे NH3 का एंगल 107 आ रहा है, मतलब इट इज इन द रेंज, दो रेंज बोलूंगा, एक होगी 109 डिग्री का रेंज और एक होगा 90 डिग्री का रेंज, ठीक है। तो आप बताइए क्या इसका बॉन्ड एंगल 109.5 की रेंज में है या नहीं है? इसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री की रेंज में है या नहीं है? पर इन सबका एंगल जो बॉक्स में, इनका 109 की रेंज में या 90 डिग्री की रेंज में? 90 डिग्री की रेंज में। अब हो क्या रहा है, अगर इसका sp3 हाइब्रिडेशन है तो इसका एंगल ये होना था, एक लोन पे रहा है उसने धक्का दिया, थोड़ा सा एंगल कम हो गया, ठीक है। मान लो PS3 में भी हाइब्रिडेशन होता तो PS3 का हाइब्रिडेशन क्या निकलता है, sp3, और अगर इसका हाइब्रिडेशन sp3 निकलता तो बेटा PS3 का भी एंगल किस रेंज में होना चाहिए था, 109.5। ये आइडियल एंगल होना चाहिए था। चलो मान लो लोन पे आया, लोन पे ने धक्का दिया तो एंगल कम हो जाता, इसकी तरह इसका भी एंगल कम हो जाता और एंगल कितना हो जाता, 107 हो जाता। चलो मान लो सेंट्रल एटम का EN कम हुआ तो एंगल कम हो रहा है, चलो और कम कर दो, कितना हो जाता, 103 हो जाता। कुछ भी नहीं हुआ, डायरेक्ट कहां पहुंच गया, नहीं। तो ये भी मान लिया कि साइड सेंट्रल एटम के EN को चेंज होने से इतना कम होता है, फिर आगे भी तो उतना ही कम हो, वहां भी तो EN कम हो रहा है भाई, यहां पर ऐसा कम हो गया, आगे तो चेंज ही नहीं हो रहा। यहाँ भी 15 डिग्री चेंज हो गया, आगे कम ही नहीं हो रहा। यहाँ 15 हो रहा तो वहां 7-8 डिग्री तो कम होता, 2-4 डिग्री तो कम होता, चेंज ही नहीं हो रहा, खत्म हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इसको समझाया कैसे जाए, तो इसको समझाने के लिए साइंटिस्ट जो ड्रैगो थे, RS ड्रैगो, उन्होंने एक रूल दिया जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रैगोज रूल। और वो ड्रैगोज रूल क्या है वो समझने की कोशिश करिए। उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया ये जो डब्बे वाले मॉलिक्यूल में हाइब्रिडेशन ही नहीं। अब हाइब्रिडेशन नहीं होने से इसका बॉन्ड एंगल जो 90 डिग्री के अप्रॉक्स आ रहा है, एंगल याद नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना है कि अप्रॉक्स 90 डिग्री होता है। तो इनमें बॉन्ड एंगल 90 डिग्री कैसे जस्टिफाई हो जाएगा उसके ऊपर बात करेंगे। पहले ड्रैगोज रूल का स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं आपको, वो लिखकर, इफ सेंट्रल एटम is of third period or more, if central atom is of third period or more, if central atom is of third period or more and contains at least one lone pair, if central atom is of third period or more and contains at least one lone pair, comma, also if side atom has En electronegativity, side atom has En less than 2.5,
side atom has En less than 2.5, then in such molecules there will be no hybridization. Then in such molecules there will be no hybridization. There will be no hybridization. Full stop. लाइन चेंज करें. इन सब ऐसा बोलूंगा मैं PH3 डॉट 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 BiH3 एंड H2S डॉट 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 H2PO. मतलब हम इन सब की बात कर रहे हैं. लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में PH3 डॉट 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 BiH3 डॉट 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 BiH3 एंड H2S dot 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 H2PO. H2S dot 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 H2PO. These are Drago molecules. These are Drago molecules. Therefore, in these molecules, bonding takes place through pure p orbitals. Therefore, in these molecules, bonding takes place through pure p orbitals. Bonding takes place through pure p orbitals. Hence, their bond angle is approximately 90 degrees. Hence, their bond angles are approximately 90 degrees. As their bond angles are approximately 90 degrees. चलिए आइए इसको समझते हैं एक बार. ये जो लिखा है क्या बोल रहा है ड्रैगो रूल. सबसे पहले आप देखिए जो बॉक्स वाले मॉलिक्यूल्स हैं इनमें यहां पर देखो ये वाला, इसमें सेंट्रल एटम कौन से पीरियड का? सेकंड. सेंट्रल एटम कौन से पीरियड का? सेकंड. ड्रैगो हमेशा थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स लगता है, तो सेकंड पीरियड वालों में तो कोई ड्रैगो वेगो नहीं लगेगा. अगर सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या फिफ्थ पीरियड या सिक्स पीरियड का, मतलब सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या उससे ज्यादा का हो, साथ ही साथ सेंट्रल एटम के पास कम से कम एक लोन पेयर हो और साइड एटम हाइड्रोजन आ जाए. साइड एटम बोला En लेस देन 2.5 और En लेस देन 2.5 में साइड एटम जो आपको आपके सिलेबस में काम आएगा वो हमेशा हाइड्रोजन ही काम में आएगा. तो अगर सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या उससे ज्यादा का हो, सेंट्रल एटम पे कम से कम एक लोन पेयर हो और साइड एटम कौन आ रहा हो? हाइड्रोजन. ऐसे मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, ये बोला ड्रैगो. तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो एंगल 90 डिग्री का समझाने का तरीका क्या हुआ वो समझिए. PH3 में अगर आप हाइब्रिडाइजेशन मानते तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आता बेटा? sp3. sp3 होने का मतलब है एक s और 3 p कहां जाते? मिक्सर में. मिक्सर में जाते, मिक्स होते, 4 ऑर्बिटल तैयार होके आते, वो स्पेस में ऑटोमेटिकली इस तरह से अरेंज होके आते, इस तरह से अरेंज होके आते. तो इनका एंगल आइडियली होना चाहिए था 109.5 और नहीं होता तो रेंज के हिसाब से 100 के आसपास कहीं होना चाहिए. लेकिन इसका बॉन्ड एंगल जो मिला है 90 डिग्री, उसको कैसे समझाएगा वो समझिए. फास्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा 3s2 3p3. ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें अगर मैं इन ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन नहीं करा रहा हूं, नो हाइब्रिडाइजेशन, मतलब क्या ये मिक्सर में गए या नहीं गए? नहीं गए. अगर मिक्सर में नहीं गए तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे या प्योर ऑर्बिटल रहेंगे? प्योर. और प्योर ऑर्बिटल में बताइए फास्फोरस के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3. कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए बनता है. एक हाइड्रोजन यहां पेयरिंग करेगा, एक हाइड्रोजन यहां पेयरिंग करेगा, एक हाइड्रोजन यहां पेयरिंग करेगा. और अगर हाइड्रोजन ने ऐसी पेयरिंग करी तो PH3 तो बन गया, पर PH3 में ओवरलैपिंग कौन सी हो रही है? sp ओवरलैपिंग हो रही, जो हमने कहा बात करी थी डाई एटॉमिक स्पीशीज में SS sp pp उस टाइप की ओवरलैपिंग हो रही. अब एक बात बताओ, ये जो तीनों p है px py pz, क्या ये तीनों px py pz एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होते या नहीं होते? होते. फास्फोरस का ये px है, ये py है, ये pz है. एक हाइड्रोजन s लेके आया, यहां ओवरलैप कर गया, एक हाइड्रोजन s लेके आया, यहां ओवरलैप कर गया, एक हाइड्रोजन s लेके आया, यहां ओवरलैप कर गया. अगर ऐसा ओवरलैपिंग होगा तो बताइए बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली क्या मिलेगा? 90 डिग्री. और आप बताइए कि यहां पर जो बॉन्ड एंगल है वो 109 की रेंज में दिख रहा है या 90 की रेंज में दिख रहा है? 9. तो उसको अगर मैं हाइब्रिड से समझाना चाहूं तो समझा नहीं सकता, लेकिन अगर इसको मैं प्योर ऑर्बिटल से समझाऊं तो बहुत इजीली समझ में डिग्री का एंगल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर प्योर ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करा, यही आपको लिखा है.
अब सुने आगे की बात। इसी में एक बात आती है, ये मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, जब हमने हाइड्राइड्स का एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर लिखा था ऐसे डाउन द ग्रुप पी ब्लॉक में, नीचे जाकर बढ़ता है तो बेसिक कैरेक्टर कम होता है। इसका मतलब है अगर आपसे पूछे NH3 और PH3 में मोर बेसिक कौन है, तो मोर बेसिक कौन है? NH3। और इसका रीजन यहां से भी निकल जाता है। NH3 में जो लोन पेयर बैठा हुआ है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में बैठा हुआ है, और PH3 में जो लोन पेयर बैठा हुआ है वो प्योर s ऑर्बिटल में बैठा हुआ है। और आप खुद समझ सकते हैं कि यहां पर s कैरेक्टर 100% है और यहां s कैरेक्टर 25% है। s कैरेक्टर जितना ज्यादा न्यूक्लियस से क्लोजनेस उतना ज्यादा न्यूक्लियस का इस पे होल्ड ज्यादा है, और न्यूक्लियस का इस पे होल्ड कम है। और अगर न्यूक्लियस का होल्ड इस पे ज्यादा है आसानी से डोनेट नहीं होगा, होल्ड कम है आसानी से डोनेट होगा। मतलब NH3 और PH3 में लुईस बेसिक नेचर ज्यादा NH3 का और लुईस बेसिक नेचर कम PH3 का। क्यों? क्योंकि इसका लोन पेयर किस पे बैठा हुआ है? प्योर s ऑर्बिटल पे। ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है? तो एक लाइन अलग से कहीं पे ऊपर आप लिख भी लीजिएगा, NH3 is more basic than PH3 because NH3 is more basic than PH3 because in NH3 the lone pair in NH3 the lone pair is present in sp3 hybrid orbital, is present in sp3 hybrid orbital, which can be donated easily, which can be donated easily as compared to the lone pair, as compared to the lone pair of PH3, lone pair of PH, which is present in pure s orbital, pure s orbital, pure s orbital। ठीक है, ये तो एक बात हुई। अब मेरी बात सुने, ड्रैगो की मदद से हम लोगों ने ये तो समझा दिया कि इसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री क्यों आया, ठीक है, लेकिन ड्रैगो से भी खतरनाक एक चीज है, ड्रैगो कुछ नहीं लगता इसके सामने, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी जो है ना, एनसीईआरटी बोलती है कि इसमें PH3 के लिए अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो हाइब्रिडेशन है। हमने अभी क्या बोला? नो हाइब्रिडेशन। एनसीईआरटी क्या बोल रही है? हाइब्रिडेशन है। ये क्यों समझाया आपको ड्रैगो? क्योंकि अभी जो एनसीईआरटी की बात मैं पूरी कंप्लीट करने वाला हूं उससे आपको थोड़ा सा ये समझने में भी आसानी होगी, समझिएगा। अगर इसमें हाइब्रिडेशन होता तो एंगल होता 109.3, अगर प्योर p ऑर्बिटल होता तो बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री होना था। इसका एंगल दोनों के कहीं पर बीच में है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इसमें sp3 हाइब्रिडेशन है भी, तो अगर sp3 होता बेटा तो s का जो परसेंटेज कैरेक्टर वो 25% होना चाहिए था, और p का जो कैरेक्टर होना चाहिए था वो 75% होना था। अगर मैं नो हाइब्रिडेशन लेके चलूं तो फिर s का कैरेक्टर 0 होना चाहिए था, p ऑर्बिटल से बॉन्ड बनता तो p का कैरेक्टर 100% होना था। तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? 109.5 डिग्री। अगर ऐसा होता तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 90 डिग्री, जबकि उसका बॉन्ड एंगल मिला कितना? 93 डिग्री। इसका मतलब कहानी इन दोनों के बीच में कहीं पर है और इसकी तरफ ज्यादा है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि अगर sp3 हाइब्रिडेशन मानना भी है तो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इस sp3 में जो s का कैरेक्टर होगा और जो p का कैरेक्टर होगा वो जो होना चाहिए था वो नहीं होगा, कुछ अलग होगा। और कुछ अलग में क्या होगा कि s का कैरेक्टर टेंडिंग टुवर्ड्स 0 होगा, मतलब ऑलमोस्ट 0 होगा, 1-2-3% ऐसा कुछ होगा। और p का कैरेक्टर ऑलमोस्ट टेंडिंग टुवर्ड्स 100 होगा। तो अब मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखा रहा हूं, वो लिखिएगा। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, PH3 contains sp3 hybridization. PH3 contains sp3 hybridization in which
in which the hybrid orbital contains almost negligible s character. Hybrid orbital contains almost negligible s character, and almost 100% p character. नेग्लिजिबल एस कैरेक्टर एंड ऑलमोस्ट 100% पी कैरेक्टर. तो वही बात है, हमने बस उसको हाइब्रिड ऑर्बिटल के फॉर्म में लिख दिया. अब इसमें बात ये होती है बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो क्या करना. एग्जाम में क्वेश्चन आया कि पीएस3 का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, और आपको बोला sp, आपको बोला sp2, आपको बोला sp3, आपको बोला sp3d. तो मेरे हिसाब से आंसर बिल्कुल सीधे सीधे दिख रहा है. क्या है sp. मान लो ऑप्शन ऐसा देता, अभी भी आंसर क्लियर दिख रहा है. अब मान लो ये भी आ जाए और ये भी आ जाए. क्या बात समझ में आ रही है आपके. तो ये पॉसिबिलिटीज है, वो बता दी मैंने आपको. अब आगे बढ़ते, ये बारे में बात हो गई. चले आगे बढ़ते हैं, है ना. नेक्स्ट जो कंडीशन हम लोग देख रहे हैं, उसमें अभी हम लोगों ने यहाँ पे ड्रैगो रूल के बारे में बात करा, सेंट्रल एटम के बारे में बात करा. अब हम लोग आते हैं साइड एटम या सराउंडिंग एटम आने से क्या चेंज आएगा. साइड या सराउंडिंग एटम की जरूरत कब पड़ेगी, जब इससे पहले वाले सारे फैक्टर क्या हो जाएंगे, सेम. सारे फैक्टर सेम होने का मतलब H सेम हो जाए, नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट एंड इक्वल हो जाए. दूसरी कंडीशन, टाइप ऑफ बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या हो जाए, सेम. और लास्ट पॉइंट अभी जो बताया, सेंट्रल एटम भी क्या हो जाए, सेम. अगर ये सारे जो चार फैक्टर हमने इससे पहले पढ़े, वो चारों फैक्टर सेम हो जाए, फिर आपको किस फैक्टर पे जाना है बेटा, साइड एटम के फैक्टर पे जाना है. अब साइड एटम का फैक्टर क्या बोलता है बॉन्ड एंगल के बारे में, वो देखिए. तो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ साइड एटम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द EN ऑफ साइड एटम. ध्यान सुनना, सेंट्रल एटम के लिए लास्ट क्लास में जो फैक्टर लिखा था उसका ठीक उल्टा है ये. सेंट्रल एटम के लिए लास्ट क्लास में जो लिखा था उसका ठीक उल्टा है ये. वहां पर हमने क्या लिखा था, सेंट्रल एटम में EN और बॉन्ड एंगल डायरेक्टली थे, या इनवर्स है, और वहां साइज इनवर्स है, यहाँ साइज डायरेक्टली है. ऐसा क्यों है, कारण वही है जो आज बताया आपको. आपसे एक बार बताओ, सेंट्रल और साइड में से एंगल बनेगा कहां, सेंट्रल. अब अगर साइड एटम का EN कम है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे होगी, सेंट्रल पे ज्यादा होगी. और हमने लास्ट क्लास में ये तो पढ़ा था कि सेंटर का तो बॉन्ड एंगल, वो एक ही बात. साइड का EN कम तो भी बॉन्ड एंगल ज्यादा, और सेंट्रल का EN ज्यादा तो भी बॉन्ड एंगल ज्यादा. दोनों एक ही बात को इंडिकेट कर रहा है. उसको बस कान को इधर से और उधर से पकड़ लिया, और कुछ भी नहीं है ना, रेफरेंस चेंज कर दिया. हम इनमें से प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, साइज को, क्योंकि साइड एटम में जनरली आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस टाइप में दिखेंगे, तो आपको साइज पहचानना बहुत आसान हो जाएगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा. हाँ, इसमें से EN लगाना है केवल एक के लिए, और वो कौन होगा, फ्लोरीन. अप्लाई ओनली फॉर फ्लोरीन. क्यों लगा रहे हैं, सिर्फ फ्लोरीन के लिए, सिर्फ फ्लोरीन के लिए लगाएंगे. और आप देखो इसका रिजल्ट क्या आएगा. पहले रिजल्ट पे बात करते हैं. जब भी ये सब चीजें सेम हो जाए, साइड एटम में अगर फ्लोरीन है तो क्या फ्लोरीन का EN सबसे ज्यादा होगा बेटा, यस. और अगर EN सबसे ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल सबसे, मतलब अगर साइड एटम, आपको कुछ भी नहीं सोचना, उठा के उसको मिनिमम पे रख देना. क्यों रख देना है, क्योंकि आप सोचो सेंट्रल एटम कोई भी हो, अगर साइड में फ्लोरीन आ गया, सारी डेंसिटी खींच लेगा. एंगल का. और ये कारनामा फ्लोरीन के अलावा साइड एटम चेंज होने पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन ही बाकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. अगर यहाँ फ्लोरीन के बदले आप कुछ भी ले लो,
तो सेंट्रल एटम बदलोगे तो कहानी बदल सकती है। हो सकता है इसके पास ज्यादा हो सकता है इसके पास ज्यादा हो, लेकिन फ्लोरीन अगर साइड एटम है तो मैं डेफिनेट हूं, श्योर हूं कि यहां डेंसिटी कम ही होगी, ये फिक्स है बेटा। और इसीलिए आप ये वाला फैक्टर जो EN वाला, ये केवल किसके लिए लगाएंगे बेटा? फ्लोरीन के लिए। बाकी सबको आप किससे सॉल्व करेंगे? साइज से। इसको अप्लाई करके देखते हैं एक बार। मान लीजिए आपको एक एग्जांपल दिया, और एग्जांपल दिया PF3, PCl3, PBr3 और PI3, और बोला इसमें बॉन्ड एंगल चेक करिए। तो बॉन्ड एंगल में सबसे पहले आप क्या निकालोगे बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। चलिए 4 4 4 4, इसका मतलब है यहां भी आ रहा है sp3 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 sp3, कहीं पर भी d ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर d ऑर्बिटल होता तो स्ट्रक्चर पे चले जाता, नहीं है तो फैक्टर से सॉल्व कर रहे। पहला फैक्टर हाइब्रिडाइजेशन सेम, दूसरा लोन पेयर 1 1 1 1। अगर लोन पेयर 0 आता है, रेगुलर ज्योमेट्री देखता, जो हम पढ़ेंगे अब इसके बाद, पर लोन पेयर है और सेम है। अब देखूंगा बॉन्ड पेयर रिपल्शन, सेंट्रल पे डायरेक्ट नहीं जाना, पहले बॉन्ड पे रिपल्शन। क्या सारे सिंगल बॉन्ड है? यस। क्या सारे सिंगल बॉन्ड है? यस। सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है, मतलब टाइप ऑफ रिपल्शन भी सेम है। अब आप देखोगे सेंट्रल एटम, क्या सेंट्रल एटम भी सेम है? यस। अब आप देखोगे साइड एटम, साइड एटम में क्या यहां पर फ्लोरीन दिख रहा है क्या? यस। अगर फ्लोरीन साइड एटम में, कुछ मत सोचो, उठा के मिनिमम पे रखो, ये आ गया, है ना? तो ये क्यों करा? क्योंकि हम फ्लोरीन के लिए क्या लगा रहे हैं बेटा? ये। अब बाकी सब के लिए क्या करना है? तो देखो मैं एरो सिर्फ बाकी सब में बना रहा हूं, फ्लोरीन में नहीं बना रहा हूं। फ्लोरीन में मैंने EN लगाया। इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? साइज ऑफ साइड एटम। और साइड एटम का साइज अगर बढ़ेगा तो मैंने क्या बोला ऊपर कि बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। और बॉन्ड एंगल अगर बढ़ रहा है तो ऑर्डर क्या बन रहा है? इंक्रीजिंग ही बढ़ रहा है। PCl3 से ज्यादा, PBr3 से ज्यादा, PI3। तो एक बात उठ सकती है माइंड में कि सर फ्लोरीन को भी अगर मैं साइज से करता तो यही ऑर्डर आता। बिल्कुल आता, यहां आ जाता, बाकी जगह नहीं आएगा फिर, है ना? तो बाकी जगह दिक्कत हो सकती है, इसीलिए फ्लोरीन के लिए जो बताया है वही लगाना है आपको, ये बात ध्यान रखें, ठीक है? अब आगे सुनिएगा, ऐसा होता क्यों? आप सोचो, PCl3 आया बेटा, ये आया PCl3, और ये आया बेटा PI3, आयोडीन आयोडीन आयोडीन, और यहां पर क्या गया? लोन। अब सुनिएगा, जब ये धक्का दे रहा है और ये धक्का दे रहा है तो इनको पास आना पड़ेगा, इनको पास आना पड़ेगा। साइड एटम का साइज समझिए, ये छोटे छोटे बेटा और ये बड़े बड़े हैं। अब आप सोचिए जब लोन पेयर धक्का देगा तो इसमें स्टेरिक रिपल्शन कम है, ये पास आ जाएंगे, और यहां पर स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा है तो ये पास नहीं आएगा। और इसीलिए जब साइड एटम छोटे छोटे होंगे तो एंगल कम होगा, और साइड एटम बड़े बड़े होंगे तो एंगल क्या होगा? ये ऑर्डर बन के आ जाएगा। और यही हमने लिखा है कि साइज ऑफ साइड एटम ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। नोट करें इसे, आगे बढ़ते हैं रेगुलर ज्योमेट्री पे, लास्ट फैक्टर।
चलो बेटा, है ना। अब ये लिखने के बाद अगले फैक्टर की तरफ आ रहे हैं। लास्ट फैक्टर जो है दैट इज रेगुलर ज्योमेट्री। अब रेगुलर ज्योमेट्री क्या बोलता हूं समझने की कोशिश करिए। पहले रेगुलर ज्योमेट्री के बारे में स्टेटमेंट आपको लिखा दे रहा हूं, स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। फॉर एनी हाइब्रिडाइजेशन, फॉर एनी हाइब्रिडाइजेशन, if central atom has, for any hybridization, if central atom has lone pair equal to 0, lone pair equal to 0, comma, all side atoms within the molecule are same, all side atoms within the molecule are same, comma, bond orders are equal, all bond orders are equal, comma, all bond lengths, all bond angles are equal, all bond lengths, comma, all bond angles are equal. ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हाइब्रिडेशन भले कुछ भी हो, अगर लोन पेयर 0 है, पहली शर्त। दूसरी शर्त सारे साइड एटम सेम हो। तीसरा सारे बॉन्ड लेंथ, सारे बॉन्ड एंगल सेम हो। ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोला जाता है बेटा? रेगुलर मॉलिक्यूल। ऐसी ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं बेटा? रेगुलर ज्योमेट्री। जब ये बोला गया तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि दो ज्योमेट्री, दो हाइब्रिडाइजेशन कभी भी रेगुलर नहीं हो सकती, sp3d और sp3d2, क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ अलग अलग होती है। रेगुलर होने के लिए बॉन्ड लेंथ भी सेम होना सब। अब आइए इसको अप्लाई करते हैं। क्या कहने का मतलब है? सपोज आपको पहला एग्जांपल दिया गया, यहां से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं बॉन्ड एंगल पे सारे टाइप्स के, BF3, BCl3, BBr3, BI, और आपको बोला इसमें बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। सबसे पहला काम, ध्यान सुन लेना 3-4 केसेस को, ताकि है ना समझ में आ जाए कि अप्लाई क्या करना है। आपको बोला बॉन्ड एंगल कंपेयर करिए। बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या निकालोगे? हाइब्रिडेशन। H का वैल्यू सबको आ गया 3, 3 का मतलब है sp2 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 sp2। कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं है, मतलब आप किससे सॉल्व करोगे? फैक्टर से। फैक्टर से सॉल्व करते वक्त भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं डी ऑर्बिटल, तो डी ऑर्बिटल में स्ट्रक्चर बनाने का मतलब है वहां फिर आप हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर, बोन पेयर ये सब नहीं देखेंगे, वहां फैक्टर नहीं लगेंगे, वहां पर सीधे आप स्ट्रक्चर से ही आंसर निकालोगे। और यहां पर आप फैक्टर वाइज चलोगे, स्ट्रक्चर भी भले बना रहे हो पर लगाने फैक्टर ही है सीक्वेंस में। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर निकाला, लोन पेयर भी सेम, फिर क्या देखते हैं? बॉन्ड पेयर रिपल्शन, सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है, ये भी सेम होता है। फिर क्या देखते हैं? सेंट्रल एटम, वो भी क्या है? सेम। फिर क्या देखते हैं? साइड एटम। अब बताओ, साइड एटम छोटा तो एंगल कम, और साइड एटम बड़ा तो एंगल ज्यादा। यही तो लिखा है अभी आपको। तो बताइए इनमें सबसे छोटा एंगल कौन सा हो जाएगा? BF3, और सबसे बड़ा एंगल कौन हो जाएगा? BI3। ऐसा नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? हाँ, सेंट्रल एटम और साइड एटम पे तब जाना है जब लोन पेयर हो और इक्वल हो। ये मैं लास्ट क्लास से आपको समझाता हूं। अगर लोन पेयर 0 आ गया तो आपको क्या देखना है? रेगुलर ज्योमेट्री। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। हमें लोन पेयर 0 दिख गया तो हम सेंट्रल और साइड एटम पे नहीं जा रहे, हम सिर्फ रेगुलर ज्योमेट्री चेक कर रहे हैं। रेगुलर ज्योमेट्री अकेले अकेले का चेक होता है। किसका चेक होता है? ग्रुप का। सामूहिक रूप से आप रेगुलर ज्योमेट्री चेक नहीं करें। ऐसा नहीं कि सबको इकट्ठा कर लिया बोले रेगुलर ज्योमेट्री, नहीं। रेगुलर ज्योमेट्री अकेले का चेक हुआ। आपने BF3 लिया, इसका रेगुलर ज्योमेट्री चेक है या नहीं है, पहले निकालो आंसर, फिर इसको पकड़ो, इसका रेगुलर ज्योमेट्री चेक करो, इसका चेक करो, इसका चेक करो, फिर जो रेगुलर ज्योमेट्री के रिजल्ट आए एंगल के, उसको आपस में कंपेयर करिए कि एंगल इक्वल है, बराबर है, ज्यादा है, कम है, जो भी है वो तब चेक होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं रेगुलर ज्योमेट्री को चेक करना। मान लो मैंने BF3 उठाया और मैंने इसकी रेगुलर ज्योमेट्री चेक करनी, तो सबसे पहली बात रेगुलर ज्योमेट्री के लिए क्या होना चाहिए? लोन पेयर 0। तभी तो मेरे दिमाग में क्या आएगा? रेगुलर ज्योमेट्री, क्योंकि लोन पेयर 0 होना जरूरी है। फिर लोन पेयर 0 होने के बाद देखना, बाकी सबको भूल जाइए, सिर्फ इसको देख रहे हैं आप। क्या यहां पर विद इन द मॉलिक्यूल ऑल साइड एटम सेम है? इसके साइड एटम और इसके साइड एटम अलग है, लेकिन मुझे ग्रुप में चेक करना ही नहीं, मुझे तो इंडिविजुअली चेक करना है। और आप इंडिविजुअली देखो तो विद इन द मॉलिक्यूल ऑल साइड एटम आर। अच्छा, सारे साइड एटम सेम है, उसके बाद मैंने लिखा है बॉन्ड ऑर्डर मस्ट बी इक्वल। बॉन्ड ऑर्डर मस्ट बी इक्वल का मतलब क्या? सेंस क्या? आप बताओ, अगर लोन पेयर 0 है तो इसमें ना तो लोन पे रिपल्शन है,
ना इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, इसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब अगर सारे बॉन्ड पेयर सेम है तो रिपल्शन भी सेम लगेगा, और अगर सारे बॉन्ड पेयर में एक जगह डबल बॉन्ड है एक जगह सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर अलग अलग है तो रिपल्शन अलग लगेगा। तो हम अगर देख रहे हैं क्या ये सारे बॉन्ड पेयर आइडेंटिकल है या नहीं है, इसका मतलब जितना ये इसको रिपेल करेगा उतना ही ये इसको रिपेल करेगा, उतना ही ये इसको रिपेल करेगा। अगर सारे रिपल्शन बराबर तो सारे एंगल भी बराबर होंगे। और sp2 में अगर सारे एंगल बराबर होंगे तो उनका वैल्यू कितना होगा 120, ये हमने निकाल लिया। इसमें सब कुछ बराबर है, बॉन्ड लेंथ भी सेम दिखेगी क्योंकि बोरॉन फ्लोरीन बोरॉन फ्लोरीन बोरॉन फ्लोरीन है, लेंथ भी बराबर है, ऑर्डर भी इक्वल है, एंगल भी इक्वल है, सब कुछ सही है, रेगुलर है। साइड में बैठो उसको। फिर आपने BCl3 को निकाला चेक किया, BBr3 को निकाला चेक करा, BI3 को निकाला चेक करा, BI3 को फिर से देख लेते हैं एक बार। लोन पेयर जीरो, रेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री के लिए लोन पेयर जीरो होने के साथ साथ विद इन द मॉलिक्यूल ऑल साइड एटम मस्ट बी सेम, क्या है या नहीं है? यहाँ ना लोन पेयर रिपल्शन है, ना यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। यहाँ कौन सा रिपल्शन है? केवल बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो तीनों बॉन्ड पेयर आइडेंटिकल है बेटा। यस, BI सिंगल बॉन्ड BI सिंगल बॉन्ड BI सिंगल बॉन्ड। जितना ये इसको धक्का देगा उतना ही ये इसको, उतना ही ये इसको, सारे धक्के बराबर, सारे एंगल बराबर, सारे रिपल्शन बराबर। और sp2 में अगर सारे एंगल बराबर तो एंगल का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 120 डिग्री। अब आपस में कंपेयर कर लो, क्या आपस में इनके एंगल इक्वल है या नहीं है? तो इसका मतलब हम यहाँ बोल रहे हैं इन सबके बॉन्ड एंगल बराबर है। अब एक सवाल अगर आपके मन में आ रहा हो कि सर एंगल ठीक है जो आपने बताया हमने मान लिया, लेकिन फिर भी फ्लोरीन तो सर छोटा ही है और आयोडीन तो बड़ा ही है, तो एंगल बराबर कैसे? तो मैंने आपको sp3d और sp3d3 के टाइम पे दो बातें बोली थी बॉन्ड एंगल के रिस्पेक्ट में। किन्हीं भी दो साइड एटम को अगर अपना रिपल्शन कम करना है तो उसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो एंगल बढ़ा ले, वहां लेंथ बढ़ गई है, एंगल सेम है लेकिन BI की लेंथ बड़ी होगी क्योंकि 2,5 शेल है और यहाँ 2,2 शेल है, उसने लेंथ बढ़ा के अपना एंगल मेंटेन कर रखा है। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड एग्जांपल इसी पैटर्न का ले रहे हैं। BF4 माइनस SiF4 और PCl4 प्लस आपको दिया, बोला बॉन्ड एंगल कंपेयर करिए। सबसे पहले आपने हाइब्रिडेशन निकाला 444 sp3 फिर आपने देखा कोई d ऑर्बिटल नहीं है, मतलब आप फैक्टर से सॉल्व करेंगे, पहला फैक्टर लग नहीं रहा, दूसरे फैक्टर पे गए, लोन पेयर देखा, लोन पेयर 0 0 0, लोन पेयर 0 आते ही सेंट्रल एटम साइड एटम देखना है या फिर रेगुलर ज्योमेट्री देखना है। रेगुलर सामूहिक देखेंगे या अकेले अकेले को देखा, अकेले इंडिविजुअली इसको पकड़ो, चेक करिए। स्ट्रक्चर बनाया, बोरॉन के आसपास 4 फ्लोरीन है। अब आप बताओ यहां पर बॉन्ड पेयर बोरॉन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सारे बॉन्ड पेयर आइडेंटिकल है। तो जितना ये इसको धक्का देगा उतना ही इसको, उतना ही इसको, उतना ही इसको, सारे एंगल बराबर। और sp3 में अगर सारे एंगल बराबर तो बताइए मैग्नीट्यूड कितना आएगा 109.5। कितने एंगल होंगे? 6 sp3 में 6 एंगल होते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना, बोर्ड पे 4 ही दिखेंगे। ये रेगुलर है। आइए इस पे लोन पेयर 0 विद इन द मॉलिक्यूल ऑल साइड एटम आर सेम। इसके साइड एटम और इसके साइड एटम से कोई मतलब नहीं, विद इन द मॉलिक्यूल देखना सारे साइड एटम सेम है। सिलिकॉन फ्लोरीन सिंगल 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 बॉन्ड है, सारे बॉन्ड पेयर आइडेंटिकल है, सबका रिपल्शन बराबर होगा, सबका एंगल बराबर होगा। और sp3 में अगर सबका एंगल बराबर होगा तो एंगल का वैल्यू आ जाएगा 109.5। और सेम कंडीशन इसके साथ भी होगी, सारे बॉन्ड एंगल बराबर। अब आपस में कंपेयर करो, क्या तीनों के एंगल अलग अलग है या सेम है? बेटा सेम है। इसका मतलब है रिजल्ट विल बी इन सबका बॉन्ड एंगल क्या है? इक्वल। किसी की बॉन्ड लेंथ बड़ी हो सकती है, किसी की बॉन्ड लेंथ छोटी हो सकती है, लेकिन एंगल इन्होंने मेंटेन कर रखा है। आगे बढ़ते हैं थर्ड एग्जांपल पे। सल्फेट, अभी तक तो हमने दो दो या तीन तीन स्पीशीज को कंपेयर किया, अकेला स्पीशीज दिया और उसी में कंपेयर करना है विद इन द मॉलिक्यूल। हाउ मेनी एंगल्स ऑफ 109.5 डिग्री? अरे देखो सही है चिंगूरो। सल्फेट की अगर बात करें तो सल्फेट का स्ट्रक्चर ये बना, और आप देखिए हाइब्रिडेशन तो sp3 है, लोन पेयर भी 0 है। रेगुलर ज्योमेट्री दिमाग में आना चाहिए, लेकिन रेगुलर है या नहीं वो भी तो चेक करना है। क्या यहाँ पर ये ऑक्सीजन है ना बेटा, सिंगल सिंगल 2 बॉन्ड बनेंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा। बताइए यहाँ पर लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर नहीं, यहाँ सिर्फ बॉन्ड पेयर। और क्या सारे बॉन्ड पेयर आइडेंटिकल है? क्या नहीं। अब अगर सारे बॉन्ड पेयर आइडेंटिकल नहीं है तो आइडियली तो ये सारे एंगल होने थे 109.5 के, लेकिन ये वाला रिपल्शन वीक होगा, ये वाला रिपल्शन थोड़ा स्ट्रांग होगा और ये सबसे स्ट्रांग होगा।
तो ये दोनों अगर 109 पे होने से एक दूसरे को धक्का देंगे, दूर चले जाएंगे, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, मोर देन 109.5। और ये दूर गए तो ये इसके पास, ये इसके पास, ये एंगल लेस देन, और ये तो बिल्कुल पास आ जाए, सबसे कमजोर जो है उसको सबसे ज्यादा एडजस्ट होना पड़ेगा। इसका मतलब ये एंगल मोर और ये एंगल लेस। तो बताइए 109.5 डिग्री कितने एंगल है, 6। जो बताए ये नहीं करना है, ये ऑक्सी एनायन या लगेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत खास बात है। जब भी ऑक्सी एनायन दिख जाए तो आपको सबसे पहले कॉन्जुगेशन या बोल दो तो रेजोनेंस लगाना है। क्यों? क्योंकि बिना रेजोनेंस का अगर आपने सॉल्व किया तो यही होगा जो अभी हुआ आपके साथ। ये इसलिए बता दिया कि ऐसा सोचा जा सकता है एग्जाम में, ऐसा नहीं सोचना है। अब आप अगर इसमें कॉन्जुगेशन लगा रहे, रेजोनेंस लगा रहे, ध्यान सुनना, अप्लाई रेजोनेंस, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपने जिसको डबल बॉन्ड माना और जिसको सिंगल बॉन्ड माना, वो एक्चुअल में डबल बॉन्ड तो है, क्योंकि वो तो पाई बॉन्ड घूम रहा है सबके लिए। और जब पाई बॉन्ड घूम रहा है तो आपको यहां पर निकालना पड़ेगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते? तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक तो ये होता है और एक होता है 1 प्लस पाई बाय सिग्मा। तो हम 1 प्लस पाई बाय सिग्मा सॉल्व करें। अब इससे सॉल्व करें, पाई बॉन्ड 2 है, सिग्मा बॉन्ड 4 है, सॉल्व करने पर आ जाएगा 1.5। 1.5 कहने का मतलब जो आपको सिंगल और जो आपको डबल दिख रहा था ना, एक्चुअल में कोई सिंगल है ना एक्चुअल में कोई डबल है, सारे पार्शियल डबल बॉन्ड है बेटे। और सारे पार्शियल डबल बॉन्ड हैं तो स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, इसका रिफाइंड स्ट्रक्चर हम लोग बनाए तो ऐसा कुछ बन के आता है। यहां पर जो 2 है वो पूरे पे दिखा दिया, एक्चुअल में माइनस यहाँ पर एक पे ही था, पर रेजोनेंस को ऐसे कॉन्जुगेशन की वजह से सब पे घूमेगा तो अपन ने टोटल पे माइनस लगा दिया। और ना कहीं सिंगल है ना कहीं डबल है, हर जगह पहला बॉन्ड तो पूरा, और पार्शियल बॉन्ड आप जानते हैं हमेशा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करा जाएगा। तो ये बता रहा है एक बॉन्ड पूरा और पाई बॉन्ड डिलोकलाइज हो रहा है। अब आप बताइए, यहां पर लोन पेयर जीरो, ऑल साइड एटम आर सेम, बॉन्ड पेयर बताइए, यहां तो सिंगल और डबल दिख रहा है, पर यहां पर सारे बॉन्ड कितने, 1.5 1.5 1.5 1.5। क्या सारे सारे चारों जो अभी आपको दिख रहे हैं सारे बॉन्ड पेयर आइडेंटिकल है या नहीं है बेटा? है। और अगर आइडेंटिकल है तो सबका एक दूसरे पर रिपल्शन बराबर होगा, रिपल्शन बराबर होगा तो एंगल बराबर होगा। और sp3 में अगर सारे एंगल बराबर है, एंगल कितने का होगा, 109.5 डिग्री का। और इसके कितने एंगल होते हैं ज्योमेट्री में, 6 होते हैं, तो आंसर विल बी 6। चलिए इसको नोट करें, यहां तक आगे डिस्कस
चलो बेटा ना, अब ये 3 एग्जांपल्स के बाद बढ़ते हैं 4th एग्जांपल की तरफ। आपके सामने लिखा फॉस्फेट सल्फेट परक्लोरेट, ठीक है। इसमें बोला आपको बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। सबसे पहले आपने हाइब्रिडेशन निकालो बेटा, H = 4 है, सभी का हाइब्रिडेशन sp3 आ रहा है। हाइब्रिडेशन में कोई d ऑर्बिटल नहीं है, मतलब आप फैक्टर से सॉल्व करेंगे, और फैक्टर से सॉल्व करते वक्त हाइब्रिडेशन के बाद सेकंड फैक्टर क्या देखा जाता है बेटा, लोन पेयर। लोन पेयर आपने देखा, लोन पेयर सभी का क्या आ रहा है, 0। लोन पेयर 0 आते ही दिमाग में आ जाने चाहिए रेगुलर ज्योमेट्री चेक करने के लिए मैंने एक बार स्ट्रक्चर बना दिया। इसका स्ट्रक्चर बनाया तो बेटे यहां पर एक डबल बॉन्ड और 3 आपको क्या दिखेंगे, सिंगल बॉन्ड। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए सारे ऑक्सी एनायन है या नहीं है बेटा, है। ऑक्सी एनायन आया, आपको हमेशा क्या लगाना है बेटा, रेजोनेंस लगाना है। बिना रेजोनेंस का आप सॉल्व नहीं करेंगे, और जैसे आप रेजोनेंस लगाएंगे तो बेटा यहाँ पर 1 + π/σ से इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1.25। सल्फेट का बॉन्ड ऑर्डर हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और इसका बॉन्ड ऑर्डर भी आपके सामने स्ट्रक्चर है, 3 पाई बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्ट्रक्चर में ना कहीं डबल बॉन्ड है ना कोई सिंगल बॉन्ड है, हर जगह पार्शियल डबल बॉन्ड मिलेगा, एक बॉन्ड पूरा, और 0.25 मतलब एक पाई बॉन्ड 4 जगह डिलोटलाइज हो जाएगा। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो पहले तो आपको डबल सिंगल का रिपल्शन दिख रहा होगा, लेकिन अभी फिलहाल में लोन पेयर 0, ऑल साइड एटम सेम, 1.25 बॉन्ड 1.25 बॉन्ड 1.25 बॉन्ड 1.25 बॉन्ड, सारे बॉन्ड पेयर आइडेंटिकल है बेटा। और सारे बॉन्ड पेयर अगर आइडेंटिकल है, सबका रिपल्शन भी बराबर होगा। और sp3 में अगर सबका रिपल्शन बराबर होता है तो एंगल जो निकल के आएगा वो आएगा 109.5 डिग्री का। सल्फेट अभी डिस्कस किया ही है जस्ट मैंने, 109.5 डिग्री का। यहां भी देखिए इसके अंदर सारे साइड एटम सेम है और सारे बॉन्ड पेयर भी सेम है, 1.75 1.75 1.75 1.75, सबका आपस में लगने वाला रिपल्शन सेम है। और sp3 में अगर सारे रिपल्शन सेम, सारे एंगल सेम, तो एंगल कितने का बन के आएगा बेटा, 109.5 डिग्री का बन के आएगा। अब आप तीनों को कंपेयर कर लीजिए, क्या इस बार भी तीनों का एंगल बराबर है या नहीं है। अब एंगल बराबर है, लेकिन आपके मन में एक सवाल आ सकता है, सर बॉन्ड ऑर्डर तो अलग अलग है, एंगल क्या हो गया। तो फिर से वही बात है, एंगल सेम है, लेंथ अलग अलग है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो पीओ वाला बॉन्ड थोड़ा बड़ा है, एसओ वाला बॉन्ड थोड़ा छोटा है, और सीएलओ वाला बॉन्ड और भी छोटा, लेकिन एंगल मेंटेन कर रखा है। लेंथ जरूर चेंज हो रही है, वो चलेगा, वो बॉन्ड लेंथ में देखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इन 4 एग्जाम्पल के बाद 5th एग्जाम्पल देखते हैं इसी पैटर्न पे। 5th और 6th 2 एग्जाम्पल और बता देता हूं, ध्यान सुनिएगा पहले। 5th वाले एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और आपको दिया गया NO2 प्लस NO2 और NO2 माइनस, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। हाइब्रिडेशन निकाला 2 3 3 निकल के आएगा, इसका हाइब्रिडेशन sp, इसका हाइब्रिडेशन sp2, इसका हाइब्रिडेशन sp। ध्यान सुना, ये तो परफेक्ट sp आएगा। ये वाला जो केस है ये ऑड इलेक्ट्रॉन वाला केस है, इसका जब आप H निकालोगे 2.5 आएगा, और फिर साइड एटम का EN ज्यादा, इसलिए हमने इसको राउंड ऑफ करके क्या माना है बेटा, 3 माना है, और वो 3 आएगा परफेक्ट। अब आप सोचिए किसी में भी D नहीं आ रहा तो आप फैक्टर से सॉल्व करेंगे। पहला फैक्टर खुद कौन है बेटा, हाइब्रिडेशन। सबका हाइब्रिडेशन सेम है या अलग है बेटा, अलग है। जिसका हाइब्रिडेशन कम उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा। पहला फैक्टर तो यही है। स्ट्रक्चर भी बना दे रहा हूं क्योंकि हमें स्ट्रक्चर्स भी पढ़ने, तो कुछ स्ट्रक्चर यहां पर कवर हो जाएंगे। यहाँ पर ये ऑड इलेक्ट्रॉन वाला स्पीशीज है बेटे, और यहाँ पर ये नाइट्रोजन पे फुल लोन पेयर आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन वाला, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब देखो जिसका हाइब्रिडेशन कम उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल तो इनमें से किसका आ जाएगा, NO2 प्लस का। अब जो 2 बचे हुए हैं उनमें कंपेयर करना है। अब देखो इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, सेम। हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो सेकंड फैक्टर क्या देखते हैं, लोन पेयर। देखने के लिए तो यहाँ भी एक लोन पेयर है, यहाँ भी एक लोन पेयर है, लेकिन लोन पेयर का फर्क है। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन वाला लोन पेयर है और वहां 2 इलेक्ट्रॉन वाला लोन पेयर। और बॉन्ड पेयर से ज्यादा पावरफुल कौन होता है, लोन पेयर, तो इसलिए लोन पेयर को प्रायोरिटी देना। ये लोन पेयर धक्का देगा और ये लोन पेयर भी धक्का देगा। अब आप बताइए दोनों में से पावरफुल लोन पेयर कौन सा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, सेकंड वाला। तो यहां पर जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होगा वो ज्यादा होगा, तगड़ा होगा, और यहां पर जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होगा वो वीक होगा। अब आप खुद सोचिए, ये वाला लोन पेयर ज्यादा धक्का देगा, तो बताइए ये पास आएंगे या दूर जाएंगे, पास आएंगे। और पास आएंगे मतलब ये वाला बॉन्ड एंगल मिलेगा कम, और ये लोन पेयर उतना धक्का नहीं देगा, तो ये दोनों कंपैरेटिवली दूर रहेंगे, और दूर रहेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या मिलेगा, ज्यादा। तो NO2 ज्यादा है और NO2 माइनस कंपैरेटिवली क्या मिल जाएगा, कम मिल जाएगा। इसी तरीके से आया हुआ है
वो भी देख लेते हैं। ClO2 और OCl2, सपोज ये बोला आपको, बोला इसमें बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। सबसे पहले क्या निकालूंगा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करूं, अगेन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, इसका H का वैल्यू निकालूंगा 3.5 आएगा, साइड एटम का EH ज्यादा, तो क्या मान लेंगे 4। ठीक है, तो ClO2 जो है ये पढ़ा था अभी हमने, कंटेन्स 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, NO और ClO2। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो 4 बनेगा, लेकिन पता होने से 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड में चला जाता है। तो जिसको आप लोन पेयर मान रहे हो वो तो कुछ है ही नहीं, इसके लिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 आता है। अब हाइब्रिडाइजेशन में कोई डी ऑर्बिटल नहीं है, मतलब आप फैक्टर से सॉल्व कर रहे हैं बेटा, पहला फैक्टर खुद हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन कम उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा। तो यहां पर इन तीनों में सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका मिल जाएगा, ClO2 का। बाकी दो को कंपेयर कर रहे हैं, बाकी दो का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो एक बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ClO2 का स्ट्रक्चर, ClO2-1 का स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, और OCl2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब आप देखो, इन दोनों स्ट्रक्चर को कंपेयर करिएगा, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, फिर लोन पेयर देखना है, लोन पेयर दोनों में दो है, हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर है और बराबर है। अब क्या देखोगे, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब आप देखो बॉन्ड पेयर रिपल्शन की अगर मैं बात करूं, यहां पर कैसा रिपल्शन लग रहा है, मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन, और ये रिपल्शन पावरफुल होगा। और यहां पर क्या लग रहा है, सिंगल बॉन्ड रिपल्शन, ये रिपल्शन वीक होगा। अगर ये रिपल्शन पावरफुल है तो बताइए दोनों बॉन्ड पेयर पास आएंगे या दूर जाएंगे, दूर जाएंगे, और दूर जाएंगे तो बॉन्ड एंगल भी जाएगा, और ये रिपल्शन वीक है, ये पास आ सकते हैं, और इसीलिए यहां पर बॉन्ड एंगल भी कम मिल रहा होगा। तो आपको जो ऑर्डर बनेगा, एंगल पे जाएगा बेटा ClO2 माइनस, और कम बॉन्ड एंगल पे जाएगा OCl2 माइनस। यहां पर सेंट्रल एटम मत दिखने लग जाना, क्योंकि सेंट्रल एटम की बारी बॉन्ड पेयर रिपल्शन के बाद आती है। आइए आगे बढ़ते हैं कुछ और केसेस पे, जब तक आप इसको नोट करते रहिए फटाफट।
विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल। फिर मैंने बोला अकेले का चेक होता है, तो अकेले का चेक होता है मतलब जो भी पॉइंट लिखा है दे आर वैलिड ओनली फॉर विद इन द मॉलिक्यूल। चलो बेटा, है ना, यहाँ पर ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट केस की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। सेवेंथ वाला जो केस आपके सामने लिखा हुआ बेटा H2OF2OCl2, आपको बोला बॉन्ड एंगल कंपेयर करना। सबसे पहले आपने निकाले हाइब्रिडेशन, सबका H का वैल्यू 4 आ रहा है, 4 का मतलब हाइब्रिडेशन क्या बेटा sp3। डी ऑर्बिटल नहीं है, मतलब आप फैक्टर से सॉल्व करते चलेंगे। सेकंड फैक्टर बोलता है लोन पेयर, लोन पेयर निकाला आपने, स्ट्रक्चर मैंने बना दिया सबके सामने। तो दो दो लोन पेयर है, हाइब्रिडेशन सेम, लोन पेयर है और बराबर है। अब लोन पेयर हो बराबर हो, फिर आप देखते हो बॉन्ड पेयर रिपल्शन, सिंगल सिंगल बॉन्ड, सिंगल सिंगल बॉन्ड, सिंगल सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड पे रिपल्शन भी सेम। आप देखोगे सेंट्रल एटम वो भी सेम है, बात आ जाएगी अल्टीमेटली साइड एटम पे। बात गई है, तो अगर साइड तो EN से सॉल्व करोगे, और इसीलिए फ्लोरीन कहां आ जाएगा पीछे। बाकी जो है उनको किससे सॉल्व करोगे, साइज से। और जब ऊपर से लोन पेयर धक्का देगा तो हाइड्रोजन पास आ सकते हैं, पर क्लोरीन उतने पास नहीं आ पाएंगे, और इसीलिए H2O से ज्यादा एंगल किसका हो जाएगा। चले आगे बढ़ते, अगले वाले केस पे है वाटर, अल्कोहल और ईथर, तीन आपको दिए हुए। इसमें जो कैप लगा हुआ है ऑक्सीजन के ऊपर, ये बता रहा है कि ऑक्सीजन इज एक्टिंग लाइक अ सेंट्रल एटम। कभी ऐसा कैप दिख जाए तो आप समझ जाएगा सेंट्रल एटम की तरह काम कर रहा है। अब देखिए ऑक्सीजन अगर सेंट्रल एटम है तो 6 + 2 8, 8 का क्या 4, 6 + 1 मिथाइल ग्रुप जो है ये भी मोनोवैलेंट होता है, अल्काइल ग्रुप भी मोनोवैलेंट होता है। तो 6 + 2 8, 8 का क्या 4, 6 + 2 8, 8 का क्या 4। सभी का हाइब्रिडेशन 4 sp3। sp3 मतलब डी ऑर्बिटल नहीं है, फैक्टर से सॉल्व करिए। हाइब्रिडेशन चेक किया, लोन पेयर है और बराबर है। अब आप देखोगे बॉन्ड पेयर, सिंगल 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 सिंगल, वो भी सेम है। अब आप देखोगे सेंट्रल एटम, वो भी सेम है। बात आ जाएगी साइड एटम पे, साइड एटम में फ्लोरीन होता तो EN, फ्लोरीन नहीं है तो साइज। ऊपर से जब लोन पेयर धक्का देगा दोनों हाइड्रोजन कंपैरेटिवली पास आ सकते हैं, इसलिए एंगल कम हो जाएगा। ये उतने पास नहीं आएंगे तो एंगल ज्यादा, और OCH3 का एंगल सबसे ज्यादा हो जाएगा। ये जो CH3 है इसका एंगल 111 डिग्री है, आपको याद रखना। 110.7 होता प्रिसाइसली, तो 111 डिग्री 110 डिग्री जो भी दे दिया जाए आप याद रख लेंगे। एंगल एक्सेप्शनल है, बड़ा एंगल है, याद रखना इसकी वैल्यू क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है आपको। ठीक है, फिनॉल अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला जो चैप्टर है, वहां ईथर के केस में इसका डायग्राम बना हुआ है और उसका एंगल दिया हुआ है, और ये आ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन। तो इसका एंगल पता होना चाहिए, 111 डिग्री है। दूसरी बात समझिए इसको, इसका एंगल क्यों एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडेशन बेटा, तो sp3 का आइडियल एंगल तो होता है 109.5। लोन पेयर आ रहा है तो एंगल कम हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ एंगल, तो आपको शायद सर ने वो NBEPR थ्योरी के बारे में बताया भी हुआ है, तो ये वही चीज है यहाँ पर। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन जो इसके हैं वो इसको रिपेल कर रहे हैं। मतलब एक्चुअल में जो CH3 को जब आप ओपन करोगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉन यहाँ 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 है और इलेक्ट्रॉन यहाँ 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 है, वो एक दूसरे को स्टेरिकली रिपेल कर रहा होता है, उसी को बोलते हैं NBPR। पर ठीक, आप तो स्टेरिक रिपल्शन समझ लीजिए, स्टेरिकली एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि इनका साइज ज्यादा है, और इसलिए एंगल आपको एक्सेप्शनली बड़ा मिल रहा होगा। तो ये एंगल याद रखिएगा एनसीईआरटी में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले वाले केस पे आए, COF2 दिया आपको और बोला इसमें सारे एंगल जो अंदर है, सपोज इसको एंगल को मैं बोल रहा हूं x, इसको बोल रहा हूं y, और एंगल आपको कंपेयर करने क्या है क्या नहीं है, मोर देन लेस देन क्या है क्या नहीं। आइए सबसे पहले इसका हाइब्रिडेशन निकाला जाए। तो आपको स्ट्रक्चर तो वैसे मैंने बना ही दिया, लेकिन फिर भी आप सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू 3 मिलेगी, sp2 क्योंकि सेंट्रल एटम के पास 4 है और 2 मोनोवैलेंट एटम है, 4 + 2 6, 6 का हाफ किया 3। आगे बढ़ते हैं, हाइब्रिडेशन आ गया, sp2 स्ट्रक्चर बना लिया मैंने उसी के अकॉर्डिंगली। लोन पेयर यहां पर कितने बेटा 0। अगर लोन पेयर 0 है तो दिमाग में रेगुलर ज्योमेट्री आना चाहिए, लेकिन इस बार विद इन द मॉलिक्यूल क्या सारे साइड एटम सेम है क्या, नहीं। यहां लग तो सिर्फ बॉन्ड पेयर रिपल्शन रहा है, लेकिन सारे बॉन्ड पेयर अलग होने की वजह से बॉन्ड पेयर रिपल्शन अलग अलग होगा। अब मुझे बताइए आइडियली ये एंगल 120 के होने तक हो, बताइए इनमें से डोमिनेटिंग रिपल्शन कौन होगा, सिंगल सिंगल वाला या डबल सिंगल वाला। डबल मतलब ये पावरफुल रिपल्शन लगा रहा है, तो ये जब पावरफुल रिपल्शन लगाएगा तो ये दोनों ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे, नीचे। पहले ये 120 पे होने थे, ये नीचे आ गए, मतलब ये वाला एंगल y लेस देन 120 हो जाएगा। और भाई अगर ये दोनों 120 से कम होगा तो ये वाला एंगल और खुल जाएगा। तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि x एंड z मोर देन 120 डिग्री हो जाएगा। और क्या x और z आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे, होंगे, क्योंकि रिपल्शन सेम है। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, तो ऑर्डर ऐसा बनेगा x = z ग्रेटर देन y। आगे आते हैं अगले केस पे, CH2F2 की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल दिया, बॉन्ड एंगल कंपेयर करने को बोल दिया XYZ। अरे बताइए इसमें आपको बॉन्ड एंगल बताइए क्या है, सबसे छोटा एंगल कौन होगा, क्यों होगा। दो फ्लोरीन है, देखो डिफरेंस देखो, एक जगह दोनों हाइड्रोजन है, एक जगह HF है और एक जगह FF है। फ्लोरीन फ्लोरीन वाले में सारी डेंसिटी फ्लोरीन खींच लेगा, तो वो तो एंगल सबसे छोटा। बाजू वाला एक फ्लोरीन एक हाइड्रोजन वाला थोड़ा बड़ा, और दोनों H वाले और भी ज्यादा बड़े। क्यों ऐसा हो रहा है, EN की वजह से या डेंसिटी की वजह से हम बोल सकते हैं। मतलब X Y Z ये ऑर्डर बनेगा, इस ऑर्डर को समझना ध्यान से, है ना, डेंसिटी समझना। इस बॉन्ड में बताओ फ्लोरीन वाले में कार्बन पे डेंसिटी तो नेग्लिजिबल होगी, क्योंकि सारी डेंसिटी फ्लोरीन ने खींच ली होगी। कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड में कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डेंसिटी इसके पास होगी। अब आप सोचिए, एक जगह आप इन दोनों का रिपल्शन देख रहे हो, एक जगह आप इन दोनों का रिपल्शन देख रहे हो, आप इन दोनों का रिपल्शन देख रहे हो, इसका रिपल्शन सबसे कम होगा, ये सबसे पास होंगे, ये थोड़े दूर होंगे और ये सबसे ज्यादा दूर होंगे, तो ये ऑर्डर बन के आ जाएगा। यही पैटर्न हम लोग यहां पर लगा रहे हैं। देखिए अगला एग्जांपल, वो जो COF2 बताया आपको, ये वाला सेम पैटर्न का क्वेश्चन है कि हाँ लिखा है COF2 COCl2 COBr2। इस बार ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड रिपेल करेगा, ये पास आएंगे पास आएंगे पास आएंगे। सपोज इस एंगल को x, इस एंगल को y और इस एंगल को z बोला जा रहा है। मतलब हेलोजन कार्बन हेलोजन, हेलोजन कार्बन हेलोजन, हेलोजन कार्बन हेलोजन, हेलोजन कार्बन हेलोजन की बॉन्ड एंगल को हमने XYZ नाम दिया। अब आप बताइए जब ये डबल बॉन्ड धक्का देगा तो पास ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा पास कौन आएगा, फ्लोरीन। साइज से कर लो, चाहे फ्लोरीन को आप EN से कर लो, यहां पर चल जाएगा, ये आ गया, ये ऑर्डर आएगा। तो आप देखो सबसे छोटा x, उससे ज्यादा y और उससे ज्यादा z। और अगर ये बिल्कुल पास आ गए तो ये वाला जो एंगल है जिसको हम लोग बोल रहे हैं अल्फा बीटा और गामा, बताइए सबसे बड़ा एंगल कौन होगा, अल्फा, और सबसे छोटा कौन होगा, गामा। आगे बढ़ते हैं अगले केस में, XgF2CO2 दिया गया, आपको बोला बॉन्ड एंगल कंपेयर करिए। तो बेटा सबसे पहले आपने हाइब्रिडेशन निकाला, ये पहला केस है जहां पर d ऑर्बिटल आपके सामने आ गया। जैसे ही d ऑर्बिटल आया, वेक्टर को साइड में पटकिए, सीधे स्ट्रक्चर बनाइए, कंपेयर करिए, सॉल्व करिए। XgF2 का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, लीनियर। 3 लोन पेयर है बेटा इसमें, तो 1 2 और 3 लोन पेयर आ रहे हैं और 3 लोन पेयर आ रहे हैं, मतलब आप जब स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ फ्लोरीन और CO2 का स्ट्रक्चर नर्सरी क्लास से बनाते हुए आ रहे हैं, आप लोग पता होना चाहिए, ऐसा ही होता है। अब आप बताओ इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, इसका भी बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, तो एंगल क्या आ जाएगा, इक्वल। जबकि अगर आप इसको फैक्टर से सॉल्व करते हैं तो जिसका हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल कम होना चाहिए था, लेकिन अभी दोनों का एंगल क्या आ रहा है, बराबर है ना, ऐसा है। पहले इसको वो कर लिया 7 8, फटाफट लिखो उसको।
ये हो गया फाइव। हाँ देखो एक केस और समझ लो इसमें, फिर आप लिखते रहिएगा। देखो एक इसमें और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं जहां डी ऑर्बिटल की हम लोग बात करने वाले हैं। मान लो SF4 दिया और CO2 दिया आपको, और बोला बॉन्ड एंगल कंपेयर कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहली बात आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाला, H का वैल्यू 5, 5 मतलब sp3d, और H का वैल्यू 2, 2 मतलब sp। अगर आप इसमें SF4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सीसॉ स्ट्रक्चर बन के आता है इसका, ये बना दिया, और ये ऐसा फ्लोरीन और फ्लोरीन आ जाएगा। यहां पर अगर आप CO2 का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो CO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा, और ये एंगल कितना आएगा 180। डी आया, स्ट्रक्चर बना के सॉल्व कर। अब आप मुझे बताइए, इसमें तो अलग अलग तरह के एंगल है। पहली बात, आपको एग्जाम में वैसे तो लिख के देगा कौन सा एंगल मेजर करना है, लेकिन फिलहाल में आप कोई भी करिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं तीनों बताता हूं आपको। ब्लैक और ब्लैक का एंगल इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल का एंगल है, ये एंगल 120 से कम है। और ये कितना है, क्या ये एंगल छोटा और वो एंगल बड़ा है या नहीं है, यही रिजल्ट निकलेगा, वही बड़ा निकलेगा। रेड और ब्लैक, सॉरी ब्लैक और ब्लू का एंगल 90 से कम है और वो बड़ा है। ब्लू ब्लू का एंगल 180 से कम है और वो एंगल बड़ा है। तो अल्टीमेट रिजल्ट वही आ रहा है कि ये बड़ा है। लेकिन हाँ, फिर भी ऐसे जब अलग अलग एंगल होते हैं तो आपको मेंशन करके देगा, और मेंशन नहीं करा तो आप सारे एंगल कंपेयर कर लो, आंसर इसी टाइप का कुछ आ रहा होगा कि वो बड़ा ही होगा और ये छोटा होगा। मैं फिर भी यहां पर लिख देता हूं, सल्फर फ्लोरीन एक्सियल और फ्लोरीन एक्सियल का जो एंगल आप यहां देख रहे हैं वो आ जाएगा लेस देन 1, और इससे हमने कंपैरिजन किया है। छापो इसको फटाफट, आगे एक एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस का केस देखते हैं।
चलो बेटा ना, अब ये बॉन्ड एंगल के केसेस को पढ़ने के बाद एक लास्ट केस हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, वो ये है, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, क्वेश्चन मतलब सब में ऑलरेडी लिख दिया मैंने। आपसे एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है कि PCl5 तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन pH5 एग्जिस्ट नहीं करता। ये pH5 वाला जो पॉइंट है ये आपको एनसीईआरटी हाइड्रोजन चैप्टर में दे रखा है। हाइड्रोजन चैप्टर में एक सॉल्ड एग्जांपल है pH5 के बारे में, तो हम उसी से रिगार्डिंग और मॉलिक्यूल्स की बात कर ले रहे हैं। SF6 एग्जिस्ट कर रहा है, HH6 नहीं करेगा, IF7 करेगा, IH7 नहीं करेगा, HCF2 करेगा, HCH2 नहीं करेगा। ठीक है, रीजन बोल दे रहा हूं, लिख लीजिएगा इसका। हाँ, बॉन्ड एंगल नहीं लिखा अभी, तो ये क्वेश्चन उतार लेना, फिर डिस्कशन अब कल ही करेंगे इसको। बोलो, लिखो फिर रीजन। If central atom is of third period or more, if central atom is of third period or more and side atom En is 2.5 or more, side atom En is 2.5 or more, then d orbital can participate in bond formation. Then d orbital can participate in bond formation. Like in PCl5, SF6, IF7, XeF2. Like in PCl5, SF6, IF7, XeF2. देखो ये सारे एग्जांपल देखो पहले, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, क्या आएगा? sp3d, sp3d2, sp3d3, sp3d। क्या इन सब की बॉन्डिंग में d ऑर्बिटल का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा। और d ऑर्बिटल का इस्तेमाल तभी हो सकता है बेटा जब साइड एटम का En बहुत ज्यादा हो, मतलब 2.5 या उससे ज्यादा हो। अब उनकी बात करते हैं। अगर इसका हाइब्रिडेशन sp3d है तो इसका भी अगर एग्जिस्ट करता और इसका भी हाइब्रिडेशन निकलता तो sp3d निकलता, इसका sp3d3 निकलता और इसका इसी की तरह sp3d निकलता। लेकिन अभी जो लिखा है उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि यहां पर जो साइड एटम है उसका En 2.5 से कम है, और 2.5 से कम है इसीलिए डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। लाइन चेंज करें, लिखें। But if the En of side atom is less than 2.5, but if the En of side atom is less than 2.5, but if the En of side atom is less than 2.5, then d orbital cannot be involved in bond formation. Then d orbital cannot be involved in bond formation. Then d orbital cannot be involved in bond formation. देखो अब इसको थोड़ा सा लॉजिकली समझिए, तो आपको लिखवा दिया गया बेटा SF6 और SH6, ध्यान सुनना, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज वाला जो हाइब्रिडेशन पढ़ाया था मैंने, CH3 CF2, उसका रीजन बताया। एक्शन की वजह से रेंज के अंदर आ जाता और एक्सपांशन की वजह से रेंज से बाहर चला जाता, सेम काम। साइड एटम का En अगर ज्यादा है तो सेंट्रल पे आ जाएगा प्लस, और साइड एटम का En अगर कम है तो सेंट्रल पे आ जाएगा माइनस। यहां पर ये 3s है, यहां पर ये 3p है, और सल्फर के पास 3d भी है। ठीक है, यहां पर भी सल्फर के पास 3s है, 3p है और 3d भी है। अब सोचिए एनर्जी के हिसाब से सोचिए, 3s के बाद अफवाह में आता है 3p, फिर आता है 4s, फिर आता है, और 3p तो आजू बाजू में, इसलिए इनकी दिक्कत नहीं है, s और p की दिक्कत नहीं, दिक्कत इसकी क्योंकि इसके बीच में एक और गैप आ जाता है। अब अगर ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन हो जाए तो ये पास आ जाएगा, पास आ जाएगा तो मिक्स करना आसान हो जाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो एक्सपांशन हो जाएगा और ये दूर चला जाएगा, दूर चला जाएगा, तो डी का इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा। एस और पी में तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वो तो आजू बाजू में ही है। तो यहां पर यही हो रहा है, प्लस आ रहा है, पास आ जाएगा, पास आएंगे तो डी को मिक्स कर पाना आसान हो जाएगा। इसको बोलते हैं कि डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, मतलब आप डी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहां पर
डी को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। आप बोल दे उल्टा कि डी ऑर्बिटल का एक्सपांशन हो रहा है, तो मैं डी को इस्तेमाल नहीं कर सकता, केवल एस और पी को इस्तेमाल कर सकता। और इसी को एनसीईआरटी कुछ और बोल के लिखता है। वो क्या लिखता है सुनिएगा ध्यान से। सल्फर की बात हो रही है बेटा, सल्फर का स्टेट देखिए, ग्राउंड स्टेट देखिए। कोवेलेंसी के टाइम पर ये बात बोली थी मैंने आपको कि कोवेलेंसी में थर्ड पीरियड के साथ अगर हाइड्रोजन साइड एटम में आ रहा है तो केवल वही मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा जो एस और पी की मदद से बनता है, डी की मदद से नहीं बनेगा। वही बात चल रही है। सल्फर का ग्राउंड ये बेटा 3s2 अगर साइड एटम कैसा आया, फ्लोरीन जैसा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आया, तो ये पास आ जाएंगे, और पास आ जाएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके यहां भेजना पॉसिबल है। बन गया, 6 बॉन्ड बना लिया, SF6 बन गया। लेकिन जब वो आया तो ये दूर चले गए, और दूर चले गए तो ये इलेक्ट्रॉन ये ऐसा हो गया कुछ, ये हो गया 3s3p, और 3d यहां कहीं अभी भी। अब यहां के इलेक्ट्रॉन को वहां पहुंचाना मुश्किल है, और वो जो वहां तक पहुंचाने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी हाइड्रोजन प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो इसको एनसीईआरटी क्या लिखवाता वो भी बोल दे रहा हूं, लिख लेना। दोनों में से दोनों कॉन्ट्रैक्शन वाला भी पॉइंट सही है और एनसीईआरटी की लाइन भी सही है। बात एक ही, हमने ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में बात करी, उसने एनर्जी के रिस्पेक्ट में बात करी है, तो लिख लेना। एनसीईआरटी क्या बोलता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन डज नॉट प्रोवाइड sufficient energy. Hydrogen does not provide sufficient energy for electrons to promote them to d orbitals, मतलब हाइड्रोजन उतनी एनर्जी देगा ही नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर कहां चले जाएगा बेटा, डी ऑर्बिटल में, और डी ऑर्बिटल में नहीं जाएगा तो मतलब आप डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए डी ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा।
गुड आफ्टरनून, सिट डाउन, बैठ जाइए, सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन।